हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो हीट थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने के बाद अब हम ये नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या होता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस? तो आपको पता होगा बेटा कि किसी गैस की प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए हमें 3 थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है। वो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? एक है उस गैस का प्रेशर, दूसरा है उस गैस का वॉल्यूम और तीसरा है उस गैस का टेम्परेचर। इनको बोलते हैं हम थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में इन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स को हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में इनको हम क्या बोलते हैं? मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स। मैं यहां पे लिखूंगा मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स। ठीक है। अब मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल से गैस की जिस प्रॉपर्टी की हम स्टडी करते हैं उसे कहते हैं हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ ए गैस। ठीक है बेटा। तो मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल से गैस की जो प्रॉपर्टी हम स्टडी करते हैं बेटा, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ ए गैस, और इन वेरिएबल्स को हम मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स कहते हैं। अब ये जो मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल जो होते हैं बेटा, इनको हम मेजर कर सकते हैं, मतलब इनको हम नाप सकते हैं। जैसे मान लो अगर आपको प्रेशर को नापना है बेटा, प्रेशर ऑफ गैस को नापना है तो आप एनोमीटर का यूज कर सकते हैं बेटा। अब अगर मान लो आपको वॉल्यूम ऑफ गैस नापना है तो उसके लिए आप क्या करते हैं? जिस वेसल में आप उस गैस को रखेंगे उस वेसल का जो वॉल्यूम होगा बेटा वही होगा गैस का वॉल्यूम। उसके बाद टेम्परेचर ऑफ गैस को नापना है तो उसके लिए हम थर्मोमीटर का यूज करते हैं बेटा। इसलिए इनको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स, बिकॉज दे आर मेजरेबल वेरिएबल्स, क्योंकि इनको हम नाप सकते हैं बेटा। अब आपको पता है बेटा कि मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस जो होते हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं, और इसलिए हर मॉलिक्यूल के कॉरस्पॉन्डिंग एक वेलोसिटी होती है। उस वेलोसिटी को हम यहां पे लिखते हैं बेटा। एक वेलोसिटी होगी और हर गैस मॉलिक्यूल के कॉरस्पॉन्डिंग एक लीनियर मोमेंटम भी होगा। लीनियर मोमेंटम होगा, वेलोसिटी होगा। मोमेंटम क्यों होगा बेटा? क्योंकि हर गैस मॉलिक्यूल का कुछ मास होगा बेटा, और मास इंटू वेलोसिटी करेंगे तो हर गैस मॉलिक्यूल के कॉरस्पॉन्डिंग एक लीनियर मोमेंटम होगा। और इसके बाद और हर गैस मॉलिक्यूल के कॉरस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी भी होगी बेटा, और काइनेटिक एनर्जी को हम K से डिनोट करते हैं बेटा। अब इन वेरिएबल्स को हम क्या कहते हैं बेटा? देखो ये वेरिएबल्स है मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स, जिनकी हेल्प से हम गैस की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी स्टडी कर सकते हैं। अब इन वेरिएबल्स को हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स। ये मैक्रोस्कोपिक और इनको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स। ठीक है बेटा, ये होते हैं माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स, है ना। और जिस प्रॉपर्टी को हम स्टडी करते हैं, गैस की जिस प्रॉपर्टी को हम स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स से, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, है ना। और ये जो वेरिएबल्स है बेटा, इनको हम थ्योरी से, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बेस पे मेजर करते हैं। क्लॉसियस और मैक्सवेल नाम के एक साइंटिस्ट ने एक नई थ्योरी पुटअप की जिसे कहते हैं हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या करती हैं? इट एक्चुअली एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स एंड माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स ऑफ ए गैस। तो काइनेटिक थ्योरी क्या करते हैं? तो काइनेटिक थ्योरी मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स और माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स के बीच की रिलेशनशिप की स्टडी करती है बेटा। एक्चुअली क्या करता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस? टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स एंड माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स ऑफ ए गैस। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा बेटा कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या एक्सप्लेन करते हैं। अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को हम किसके लिए लगाते हैं? आइडियल गैस के लिए। तो इस थ्योरी को आइडियल गैस के लिए पुटअप किया गया था। तो आपको पता है बेटा आइडियल गैस क्या होता है? एनी रियल गैस विच इज एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। कोई भी रियल गैस जो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे होता है, ऐसे गैस को हम आइडियल गैस कहते हैं बेटा। ए रियल गैस विच इज एट
लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर इज नोन एज आइडियल गैस। और आइडियल गैस के लिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को हम लगाते हैं। अब इसके लिए कुछ एजम्पशंस दिए गए बेटा। तो पहला एजम्पशन क्या है बेटा? अ गैस कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो गैस में बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। द मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल। अब किसी गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं बेटा। आइडेंटिकल मतलब शेप और साइज में वो आइडेंटिकल होते हैं। उसके बाद दे आर परफेक्ट इलास्टिक रिजिड स्फेयर्स, मतलब ये परफेक्ट इलास्टिक रिजिड स्फेयर्स होते हैं बेटा। मतलब ये बहुत ही रिजिड होते हैं और इनकी शेप स्फेरिकल होती हैं और ये इलास्टिक इन नेचर होते हैं बेटा। इलास्टिक का मतलब होता है कि जब ये गैस के मॉलिक्यूल्स किसी वेसल के साथ टकराते हैं, किसी वेसल के वॉल के साथ टकराते हैं, तो वो कोलिजन होती है इलास्टिक। और इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहता है बेटा। या वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे बेटा कि इलास्टिक कोलिजन क्या होते हैं। तो इलास्टिक कोलिजन मतलब वो कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व होता है। ए कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम इज कंजर्व्ड इज नोन एज इलास्टिक कोलिजन। इसलिए जब ये गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं और या उस कंटेनिंग वेसल के वॉल्स के साथ कोलाइड करते हैं तो इनकी कोलिजन इलास्टिक होती है बेटा। क्यों? क्योंकि ये खुद है परफेक्ट इलास्टिक रिजिड स्फेयर्स। ये पहला एजम्पशन है बेटा। अब हम समझेंगे एजम्पशन 2। तो एजम्पशन 2 क्या कहता है? वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल बिफोर वॉल्यूम ऑफ गैस। तो गैस के मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है बेटा वो वॉल्यूम ऑफ गैस से नेग्लिजिबल होता है बेटा। और इससे यह बात साबित होता है बेटा कि ये मॉलिक्यूल जो होते हैं गैस के ये एक दूसरे से दूर होते हैं। दे आर फार्दर अवे फ्रॉम ईच अदर। तो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं बेटा। जैसे मान लो मेरे पास एक वेसल है, ये मान लो कोई वेसल, और इस वेसल में हमने रख दिया गैस। इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स है बेटा इस तरह से। ठीक है, ऐसे मैंने रख दिया इस वेसल में गैस के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बोलूंगा कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस, इस गैस का वॉल्यूम कितना है बेटा, तो आप बोलेंगे जितना वॉल्यूम इस वेसल का है उतना ही वॉल्यूम होगा गैस का। तो इसका मतलब हुआ वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेसल। वॉल्यूम ऑफ वेसल। ठीक है बेटा। अब मान लो वेसल का वॉल्यूम है V। वेसल मतलब वो बर्तन जिसमें हमने गैस को रख दिया है ना। तो इस बर्तन में हमने क्या किया बेटा, या इस कंटेनर में हमने रख दिया किसी गैस को, किसी आइडियल गैस को रखा बेटा, और ये आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अब मुझे पता करना है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस गैस। तो वॉल्यूम ऑफ गैस मींस वॉल्यूम ऑफ वेसल, मतलब जितना वेसल का वॉल्यूम होगा उतना ही होगा वॉल्यूम किसका, गैस का। अब मैंने माना कि इस वेसल का वॉल्यूम V है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस कितना होगा, तो वॉल्यूम ऑफ गैस होगा V के बराबर। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं बेटा वॉल्यूम ऑफ गैस। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स। अब गैस मॉलिक्यूल्स ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया बेटा, तो वो हम क्या करेंगे बेटा, पहले हम देखेंगे इस मॉलिक्यूल ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, इस मॉलिक्यूल ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, इस मॉलिक्यूल ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, और इस मॉलिक्यूल ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, इस मॉलिक्यूल ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया। इस तरह से सभी मॉलिक्यूल्स के हम ऑक्यूपाइड वॉल्यूम को हम कैलकुलेट करेंगे। हम देखेंगे हर एक गैस मॉलिक्यूल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, और सभी वॉल्यूम्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे कि जितना वॉल्यूम इस गैस मॉलिक्यूल ने ऑक्यूपाई किया होगा उसको हम इसके वॉल्यूम के साथ ऐड करेंगे बेटा। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय सेकंड गैस मॉलिक्यूल प्लस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय थर्ड गैस मॉलिक्यूल प्लस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय फोर्थ गैस मॉलिक्यूल, और इस तरह से हम सभी गैस मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम्स को ऐड करेंगे बेटा। और मान लो V डैश है बेटा, मान लो V डैश है। व्हाट इज V डैश, तो V डैश क्या है, वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स। तो V डैश है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स।
ठीक है बेटा। और ये कहा गया कि ये जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं गैस मॉलिक्यूल्स, वो वॉल्यूम ऑफ गैस से कम होता है बेटा, नेग्लिजिबल होता है। ये मतलब है इसका बेटा। व्हाट इज वी डैश? वी डैश इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स एंड इट इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। और वॉल्यूम ऑफ गैस मीन्स वॉल्यूम ऑफ वेसल। तो ये इस एजम्पशन का मतलब। अब एजम्पशन थर्ड क्या है बेटा? मोशन ऑफ ए मॉलिक्यूल इज कंप्लीटली रैंडम। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस मूव रैंडमली। तो गैस के मॉलिक्यूल्स कंटेनर में या वेसल में रैंडमली मूव करते हैं बेटा, इनकी कोई प्रेफर्ड डायरेक्शन नहीं होते बेटा। द मॉलिक्यूल्स मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस विद ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज। मतलब मॉलिक्यूल जो होते हैं बेटा ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं और किसी भी वेलोसिटी से मूव कर सकते हैं। ये मतलब है इस एजम्पशन का। और चौथा एजम्पशन है द कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इज परफेक्टली इलास्टिक। मतलब जब मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं बेटा, या वो कोलाइड करते हैं विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनिंग वेसल, तो वो कोलिजन क्या है बेटा? वो कोलिजन है परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक से क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहेगा बेटा। जब गैस का मॉलिक्यूल वेसल के वॉल से टकराएगा बेटा, है ना, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी बेटा और मोमेंटम भी कंजर्व होगा। मोमेंटम कंजर्व होना मतलब मोमेंटम ऑफ गैस मॉलिक्यूल बिफोर कोलिजन मस्ट बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ गैस मॉलिक्यूल आफ्टर कोलिजन। तो टकराने से पहले जितना मोमेंटम उस गैस मॉलिक्यूल का होगा बेटा, टकराने के बाद भी उसका मोमेंटम सेम रहेगा बेटा। मोमेंटम में लॉस नहीं आएगा, ना काइनेटिक एनर्जी में लॉस आएगा बेटा। ये मतलब होता है इलास्टिक कोलिजन का, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन। मतलब ये कोलिजन क्या है बेटा? ये परफेक्टली इलास्टिक है बेटा। द कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इज परफेक्टली इलास्टिक। उसके बाद फिफ्थ एजम्पशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर वैलिड। मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में हम न्यूटन्स लॉज लगा सकते हैं बेटा, दे आर वैलिड। मतलब न्यूटन्स लॉज आपको पता है बेटा, वो है F इज इक्वल टू dp बाई dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, है ना, ये आपने पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉ में बेटा। तो मतलब इस इक्वेशन को हम लगा सकते हैं बेटा। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से हम फोर्स फाइंड कर सकते हैं, और फोर्स को अगर हम एरिया से डिवाइड करेंगे तो हमें गैस का प्रेशर मिल जाएगा बेटा। इसका मतलब हुआ कि हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। और सिक्स्थ एजम्पशन क्या है बेटा? मॉलिक्यूल्स मूव ऑन स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन कंसेक्यूटिव कोलिजन्स। तो कंसेक्यूटिव कोलिजन्स में मॉलिक्यूल एक स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव करता है बेटा। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो ये कोई वेसल है ना, और इसमें एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल इस वेसल के वॉल के साथ कोलाइड कर रहा है, यहां इसने कोलिजन किया बेटा, और कोलाइड करने के बाद ये रिबाउंड होगा। ये मॉलिक्यूल इस वॉल के साथ टकराने के बाद ये रिबाउंड होगा बेटा, इस डायरेक्शन में चलने लगा बेटा, है ना। उसके बाद ये फिर से मॉलिक्यूल इस वॉल को यहां पे कोलाइड करेगा और फिर वो इस पाथ पर मूव करेगा बेटा। कोलाइड होने के बाद वो इस पाथ पर मूव हुआ बेटा। तो इसका मतलब इस मॉलिक्यूल ए ने इस वेसल के वॉल के साथ 2 बार वो कोलाइड किया। एक बार कोलिजन हुआ इस पॉइंट पर, इसको मैं पॉइंट ई नाम देता हूं, और एक कोलिजन हुआ है एफ पॉइंट पर, है ना। तो पहला कोलिजन इसने ई पे किया और दूसरा कोलिजन इसने एफ पे किया बेटा। तो बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव कोलिजन्स, तो 2 कंसेक्यूटिव कोलिजन्स में देखो एक कोलिजन और दूसरी कोलिजन, तो बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स ये मॉलिक्यूल स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव करता है बेटा, है ना। और इस पाथ को हम कहते हैं फ्री पाथ। ये पाथ यहां पे है फ्री पाथ बेटा, इसको कहते हैं, इसे कहते हैं फ्री पाथ। तो व्हाट इज फ्री पाथ? द पाथ ट्रैवल्ड बाय अ मॉलिक्यूल बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स। 2 सक्सेसिव कोलिजन्स करने के बाद मॉलिक्यूल जिस पाथ पर ट्रैवल करता है बेटा, मॉलिक्यूल जिस पाथ पर ट्रैवल करता है उस पाथ को हम कहते हैं फ्री पाथ। तो व्हाट इज फ्री पाथ? द पाथ ट्रैवल्ड बाय अ मॉलिक्यूल बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स। और वो जो फ्री पाथ है बेटा, वो फ्री पाथ है स्ट्रेट लाइन,
इसलिए हम बोलेंगे कि मॉलिक्यूल कोलिजन करने के बाद वो स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव करता है बेटा। और उसके बाद अगर उसने एक और कोलिजन यहां पे किया बेटा, मान लो इसने अब एक और कोलिजन यहां पे किया, यहां पे, और कोलाइड करने के बाद मान लो इस पाथ पर चलने लगा बेटा, है ना। इसके बाद इसने फिर से दो कोलिजन्स किए, दो सक्सेसिव कोलिजन्स किए बेटा। एक कोलिजन किया ए पर, एक कोलिजन किया बी पर। देखो एक कोलिजन इसने ई पर किया, एक कोलिजन किया एफ पर। अब उसने फिर से ए पर कोलाइड किया और उसके बाद अपने बी पे कोलाइड किया बेटा, और बी पर कोलाइड करने के बाद मान लो इस डायरेक्शन में चला गया। इसका मतलब इसने फिर से दो सक्सेसिव कोलिजन्स किए बेटा, कहां पे, ए और बी पे। अब यहां पे ये पाथ क्या बेटा, ये पाथ भी है फ्री पाथ, है ना। तो यहां पे फ्री पाथ ज्यादा है और यहां पे फ्री पाथ कम है बेटा। तो ये अलग अलग हो सकते बेटा। कभी एक मॉलिक्यूल दो सक्सेसिव कोलिजन्स करने के बाद वो जो फ्री पाथ ट्रैवल करेगा वो ज्यादा होगा, और कभी वो दो सक्सेसिव कोलिजन्स करने के बाद वो जो फ्री पाथ ट्रैवल करेगा वो फ्री पाथ होगा कम। तो ये भी फ्री पाथ है बेटा, और ये फ्री पाथ कैसे है बेटा, ये भी स्ट्रेट लाइन है बेटा। इसलिए मॉलिक्यूल स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव करते हैं, और स्ट्रेट लाइन पाथ को हम फ्री पाथ कहते हैं। और फिर इन सभी फ्री पाथ्स का हम एवरेज लेते हैं बेटा, इनका हम एवरेज लेंगे बेटा। जैसे मान लो इस फ्री पाथ को मैंने लैम्बडा 1 नाम दिया, और इस फ्री पाथ को मैंने लैम्बडा 2 नाम दिया, उसके बाद लैम्बडा 3, उसके बाद लैम्बडा 4, है ना। तो अगर मैं इनका एवरेज फाइंड करूं बेटा, किनका एवरेज फाइंड करना है, लैम्बडा 1, लैम्बडा 2, लैम्बडा 3, ऐसे डैश डैश डैश, और टोटल नंबर से डिवाइड कर दूंगा। तो मान लो टोटल है n, तो ये है एवरेज किनका, फ्री पाथ्स का, और इसे कहते हैं मीन फ्री पाथ। इसको कहते हैं लैम्बडा मीन। लैम्बडा मीन क्या है, मीन फ्री पाथ ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल। तो व्हाट इज मीन फ्री पाथ ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल, द एवरेज ऑफ फ्री पाथ्स ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल। तो फ्री पाथ्स का एवरेज जो होता है उनको हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं मीन फ्री पाथ ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल। आई होप कि आपको ये assumption भी समझ आया होगा बेटा, कि मॉलिक्यूल्स मूव ऑन ए स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन कंसेक्यूटिव कोलिजन्स कॉल्ड फ्री पाथ। उसके बाद है 7th, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लिजिबल। तो जब हम गैस की स्टडी करते बेटा, तो ग्रेविटी के इफेक्ट को हम नेग्लेक्ट मानते हैं बेटा। हम कहते हैं कि ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं है गैस मॉलिक्यूल्स के ऊपर, जब गैस मॉलिक्यूल्स किसी कंटेनिंग वेसल में रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। उसके बाद 8th assumption है बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नेग्लिजिबल। मतलब आपको पता है बेटा कि ये जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है बेटा, इसको आइडल गैस के लिए लगाया जाता है। और आइडल गैस वो गैस होता है बेटा जो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर होता है। और लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर से क्या होता है, ये गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाते बेटा। इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्मॉल, कैन बी नेग्लेक्टेड। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम नेग्लेक्टिव मान सकते हैं बेटा। इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नेग्लिजिबल इन केस ऑफ आइडल गैस। तो ये कुछ बेसिक एजम्पशंस थे किसके, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बेटा। तो आज हमने इस लेक्चर में कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट इसका डिस्कस किया बेटा। एक तो हमने समझा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या होती है, और फिर उसके बाद हमने कुछ एजम्पशंस इस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की स्टडी की। अब हम इस चैप्टर को कल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।